नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन है, हार के भी देख लिया फिर भी किस बात का गम है। हार के भी देख लिया फिर भी किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। तो दोस्तों चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो आने वाले आपके एग्ज़ाम बीपीएससी, एसएससी, रेलवे आदि सभी एग्जामों में काम आने वाले हैं। तो चलिए तो सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका 2060 तक जलवायु टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, इससे क्या नुकसान होने वाला है। इससे क्या नुकसान होने वाला है तो अंटार्कटिका के बर्फ़ का पिघलना, यह इससे बर्फ़ का पिघलना ये आंसर हो जाएंगे। तो इससे नुकसान यही होगा, नुकसान होने वाला है कि अंटार्कटिका का बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहा है। वर्तमान समय में मौजूद नीतियां और वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर के साथ 2 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कगार पर है। पेरिस समझौते के अनुसार लक्ष्यों को पूरा करने वाले देश समूह के बढ़ते स्तर को तेजी से कम करने का एक तरीका है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अगर इस तरह जब ग्रीन हाउस उत्सर्जन जारी रहा तो वैश्विक समुद्र स्तर में बेहिसाब वृद्धि हो जाएंगे। 2060 तक में अपरिवर्तनीय वृद्धि हो जाएंगे, यह अनुमान लगाया गया है। यानी कि जो समुद्र के किनारे बसे शहर या देश जलमग्न होने का चांस है। और यही नहीं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2100 तक समुद्र स्तर में वृद्धि, यानी 2100 तक में समुद्र स्तर में वृद्धि आज की तुलना में 10 गुना तेज होगी। 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया जलमग्न हो जाएंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका इस तरह का कुछ हालात हो जाएंगे धीरे धीरे, जो ये बर्फ पिघल रहे हैं इस तरह हालात बन जाएंगे और समुद्र स्तर, नदियों का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और बात करते हैं पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। और पहला महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। तीसरा बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा की बात करते हैं अंटार्कटिका, छठा यूरोप, और सातवां महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। बात करते हैं अंटार्कटिका जो है ये स्थित है पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर। अंटार्कटिका स्थित है ये साउथ पोल पर स्थित है अंटार्कटिका जो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के 17वीं अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। 17वीं अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये पेनपात सेरिंग को चुना गया है। तो इसकी बात करते हैं तिब्बत का। तो तिब्बत का ऐतिहासिक वृत्तांत लगभग 7वीं शताब्दी से मिलता है, और यह 8वीं शताब्दी से यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ प्रारंभ हो गया था, और 2000 नहीं, 1013 ईस्वी में नेपाल से धर्मपाल तथा अन्य बौद्ध विद्वान तिब्बत गए थे। वर्तमान समय में तिब्बत पर चीन अपना अधिकार जमाता है, लेकिन तिब्बती लोग अपने आप को उसके अधीन नहीं मानता है। और बात करते हैं तिब्बत का, तो तिब्बत के बारे में जानते हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पहले सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति लोब्सांग तेंजिंग थे। यह 20 अगस्त 2001 को इस पद के लिए चुने गए थे।
और 2011 से पहले केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के अध्यक्ष का पद किसके अधीन था? तो किसके अधीन हुआ करता था? ये हुआ करता था दलाई लामा के अधीन हुआ करता था। इस और बात करते हैं जो चुने गए हैं तिब्बती प्रशासन जो 2011 से पहले इसका अध्यक्ष पद दलाई लामा के अधीन हुआ करता था। और पेनपा त्सोरिंग ये वर्तमान में इसके राष्ट्रपति यानी प्रशासक चुने गए हैं। बात करते हैं पेनपा त्सोरिंग की, तो इसका जन्म जो हुआ था 1967 में कर्नाटक के बाइलाकुप्पी में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। तिब्बत की चुनी हुई संसदीय सरकार है जो भारत के धर्मशाला में स्थित है। जो सरकार जो तिब्बत से चुनी जाती है और वहाँ भारत के धर्मशाला में स्थित होते हैं, क्योंकि वहाँ चीन अपना अधिकार जमाता है। वहाँ तिब्बती लोग जो जितने भी होते हैं, वो जितने प्रशासक होते हैं, वो भारत की शरण में अपने सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। वहाँ बहुत से अधिक संख्या में तिब्बती लोग निवास करते हैं हिमाचल धर्मशाला में। यही ये प्रशासक है जो चुने गए हैं तिब्बत के। और बात करते हैं तिब्बत तो तिब्बत के कुछ इस तरह मैप है। तो ये रहा हमारा भारत के ऊपर में ये जो बीच में सिक्किम और नेपाल के बीच में जो ये है रेड कलर का, तो तिब्बत है। उसके बाद चीन है और चीन अपना अधिकार तिब्बत को मानता है, तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र मानता है। और दूसरे मैप में तिब्बत की बात करें तो ये रहा इंडिया और इंडिया के ऊपर में ये तिब्बत है। यहाँ से ये मैप जो दिख रहा है ये तिब्बत है और ऊपर में लाल कलर का ये चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहले भारतीय फाइटर बन गए? तो अर्जुन सिंह भल्ला पहले भारतीय फाइटर बन गए हैं। अर्जुन सिंह भल्ला की बात करें तो ये अर्जुन सिंह भल्ला ने 5 साल की चैंपियन जो 5 साल से जीतते आ रहे थे, यानी 5 साल से जीतते आ रहे थे जो, तो वो उसको हराकर चैंपियन बना है। भल्ला ने मुख्य समारोह में फिलिपियन अमेरिकी फाइटर ब्रेटन बोरा इसको हराकर चैंपियन बना है। और बात करते हैं भुल्लर के बारे में, तो भुल्लर जो है भारतीय कनाडाई मूल का है। इसका जन्म जो कोलंबिया में हुआ था। इन्होंने 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और 2012 में लंदन में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं, ये है अर्जुन सिंह भुल्लर जो भारतीय कनाडाई मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 कैबिनेट मंत्री के साथ 20 मई को सीएम पिनराई विजयन किस राज्य के सीएम पद के शपथ लेंगे? या केरल राज्य के सीएम के पद के शपथ लेंगे? बात करेंगे पिनराई विजयन के बारे में। और हाल ही में केरल राज्य चर्चा का विषय में इसलिए रहा है क्योंकि वहां के स्वास्थ्य मंत्री जो के शैलजा, जिनकी कोविड-19 महामारी के दौरान तेजी से उपायों ने दुनिया भर में प्रशंसा प्राप्त की थी, इसे ही मंत्रिमंडल से पिनराई विजयन ने अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया है। और बात करते हैं एलडीएफ पार्टी ने 2021 में विधानसभा चुनाव में 2021 की विधानसभा चुनाव में कुल 140 सीटों में से 99 सीट पर जीत हासिल किया है। और बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी की बात करते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं एम मणि कुमार है। एस मणि कुमार वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुआ था। लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो 20 लोकसभा सीट हैं और राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो 9 राज्यसभा सीट हैं और विधानसभा सीट की बात करें तो 140 विधानसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माली के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो मोख्तर ओने बने हैं। मोख्तर ओने माली के प्रधानमंत्री बने हैं। और बात करते हैं मोख्तर ओने, इससे पहले इब्राहिम बाउकर फिता इब्राहिम बाउकर फिता इब्राहिम बाउकर
फीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में मुख्तार मोने को कार्यवाहक पीएम बनाया गया था, जो अब यह राजनीतिक जगह के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माली। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बात करते हैं माली देश के बारे में। तो माली देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और बात करते हैं माली की राजधानी बोमाको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो नए कार्यवाहक अध्यक्ष जो चुने गए हैं प्रफुल्ल चंद पंत, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत चुने गए हैं। और बात करते हैं, इससे पहले मानवाधिकार के अध्यक्ष थे अचल दत्तू थे। और भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करते हैं, तो भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। 1993 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो 10 दिसंबर 1948 में हुआ था। और बात कर लेते हैं मानवाधिकार क्या 2020 में थीम था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और बात कर लेते हैं मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किए हैं। और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुआ था। 4 अप्रैल 1975 में हुआ था। और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय की बात करते हैं तो रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक की बात करें तो बिल गेट्स इसके संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में किया गया है। और बात करते हैं इसकी स्थापना किया गया है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के सहयोग से किया गया है। और बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना की। तो नाबार्ड की स्थापना की बात करते 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और नाबार्ड का मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। और नाबार्ड के अध्यक्ष की बात करें तो गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। और जो गोवा का भी भगत सिंह कोश्यारी ही राज्यपाल है। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं दीपंकर दत्ता है। स्थापना 1960 में किया गया था। और लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 48 है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 19 है। और विधानसभा सीट की बात करें तो 288 विधानसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग किस देश ने बनाया था? सीमुर्ग जो किस देश ने बनाया है? तो यह ईरान ने बनाया है। ईरान देश ने बनाया है। भारत के पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फुगाकू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और भारत की सुपर कंप्यूटर की बात करें तो प्रत्यूष भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। और बात करते हैं विश्व के में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तैमूर क्रे को कहा जाता है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी 4G और मोबाइल ब्रॉडबैंड कंपनी कौन सी है जो अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है? जो दुनिया की सबसे बड़ी केबल सबमरीन सिस्टम बना रही है रिलायंस जियो बना रही है। अपनी मुकेश चर्चा जो है ये रिलायंस जियो सबमरीन सिस्टम
जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन सिस्टम बनाने जा रही है। बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन सिस्टम की बात करें तो ये फुजारा से शुरू स्टार्ट होंगे और बड़का से स्टार्ट होकर मुंबई से लेकर लवनिया और चेन्नई को इसे जोड़ेंगे। तो बात करते हैं इसके पहली खेप में भारत एशिया प्रशांत महासागर के बाजारों को जोड़ेंगे और इससे मुंबई, चेन्नई, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ेगी। और यह लाइन जो है 2023 तक में पूरा कर लिया जाएगा। और दूसरी खेप की बात करते हैं तो भारत से यूरोप यानी इटली, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक जोड़ा जाएगा और यह लिंक जो है 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित है। यह जो है ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित है। और बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का जनक नरेंद्र सिंह कपनी है। नरेंद्र सिंह कपनी ऑप्टिकल फाइबर का जनक माना जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर टोटल रिफ्लेक्शन पर सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि दोस्तों आज स्टैटिक जीके नहीं डाल पाया हूँ, किसी कारण बस लेट हो गया, उसको मैं आज नहीं डाल पाए हैं तो कल कोशिश करेंगे। तो इसको स्टैटिक जीके जोड़ने का काम कल निश्चित ही प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इस मई महीने के दिवस के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई की बात करते हैं, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 3 मई को। माइकल माइंटे की बात करें तो 4 मई को मनाया जाता है। और 2 मई के सेकंड संडे को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है। और 9 मई को विजय दिवस और प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 मई की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। और 12 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 मई की बात करें तो परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली के रूप में मनाया जाता है। और 17 मई की बात करते हैं तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे यानी विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 मई की बात करते हैं तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में, एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 31 मई की बात करें तो विश्व तंबाकू दिवस के, एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, वीडियो के नीचे कमेंट करें। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।